जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक नीति निदेशक तत्व, जिसे हम लोग डीपीएसपी या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। साथियों, यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और यहाँ से एक न एक प्रश्न आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होता है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में उसका वर्णन देखने को मिलता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी कि डीपीएसपी कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित उस सारी जानकारियां जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक और बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सीरीज से जुड़ सके, इस महत्वपूर्ण टॉपिक का हिस्सा बन सके और इस महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सके। तो मैं तो मेरा कर्तव्य, मेरा ड्यूटी का पालन कर रहा हूं, मैं प्रतिदिन क्लास ले रहा हूं। आप भी अपने ड्यूटी को पालन कीजिए, आप भी अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि इस तरह के नए नए टॉपिक की जो वीडियो आएंगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इस तरह से जो संविधान की जो महत्वपूर्ण टॉपिक होती है उन सभी टॉपिकों का क्या विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है और साथ में नोटबुक पेन अपने साथ रखिएगा और नोट जरूर कीजिए ताकि आप लोगों को समझ के साथ साथ बेहतरीन नोट्स भी बनता जाए जो आपको कब काम आएगा, जब आप कभी परीक्षा आपका पास रहेगा और आप उस समय इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो उस समय आप उसको सरसरी निगाहों से उस नोट्स को देखोगे तो आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना? तो अगर मैं राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग कौन से भाग में देखने को मिलता है? इसका उल्लेख अगर देखने को मिले तो भाग यानी कि कौन सा पार्ट कौन से में 4 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद अगर आप लोगों से पूछे, आर्टिकल अगर आप लोगों से पूछे तो आर्टिकल 36 टू 51 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व से संबंधित प्रावधान हमको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? और जो 12 से 35 था उसमें हम लोगों को कौन सा देखने को मिलता है? मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, जिसको मैंने पिछले क्लासेस में बहुत विस्तार पूर्वक मौलिक अधिकारों से संबंधित कम से कम 10-12 क्लास लिया है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को भी 2 भाग में लेकर आया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो चैनल पर जाइए, जहां पर संविधान की यात्रा करके सीरीज है वहां पर जाएंगे तो आपको मौलिक अधिकार से संबंधित सारे वीडियो एक जगह पर मिल जाएंगे। क्लियर है इतना? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो जब कौन सा 36 से 51, अब देखिए, अब इसकी अगर मैं स्रोत की बात करूं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। स्रोत का मतलब होता है कि जो नीति निदेशक तत्व है उसको भारतीय संविधान में कहां किसी संविधान से लिया गया या फिर कौन से देश से लिया गया है। अगर आप लोगों से स्रोत पूछे तो जो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से जो कौन नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान में लिया गया है। क्लियर है? कभी कभार स्रोत भी पूछा जाता है कि नीति निदेशक तत्व को कौन से देश से लिया गया है, तो आपका आंसर आना चाहिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? जो नीति निदेशक तत्व होते हैं इसकी प्रकृति अगर आप लोगों से पूछे, प्रकृति से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा कि जब मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति होती है वो कौन सा होती है? वाद्य योग्य होती है, जबकि राज्य की नीति निदेशक तत्व की जो प्रकृति है वाद्य योग्य नहीं होती। क्या नहीं होती? वाद्य योग्य नहीं होती। क्लियर है? मतलब क्या है? वाद्य योग्य क्या मतलब है कि यदि उसका उल्लंघन होता है तो हम कहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं या फिर न्यायालय में अपील कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं वो वाद्य योग्य नहीं होते। क्लियर है? ये तो था नीति निदेशक तत्व से संबंधित कुछ बातें। अगला देखिए, अगर इसके उद्देश्य देखिए, कोई भी मौलिक अधिकार हो, मौलिक कर्तव्य हो या नीति निदेशक तत्व कोई सा भी हो, सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। क्लियर है? अगर आप लोगों से पूछे कि जो नीति निदेशक तत्व होता है उसका उद्देश्य क्या होता है,
उसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो जन कल्याणकारी या राज्य कल्याणकारी या फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कौन सा? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है? लोक कल्याणकारी या फिर जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का क्या है? उद्देश्य है। और इसे लागू करना प्रत्येक राज्य का परम कर्तव्य है। दूसरा क्या है? इसे लागू करना प्रत्येक राज्य का क्या है? कर्तव्य है। क्लियर है? मैंने कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसकी प्रकृति वाद योग्य नहीं होती तथा उनका स्रोत अगर पूछे तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और अगर उद्देश्य पूछे तो जन कल्याणकारी या फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसे लागू करना प्रत्येक राज्य का क्या है? कर्तव्य होता है। क्लियर है? ये तो था नीति निर्देशक तत्व से संबंधित वो सारी जानकारियां जो मैं आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग नोट कीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये तो था नीति निर्देशक तत्व से संबंधित वो जानकारियां जो कि बेसिक होता है। अब हम पढ़ेंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों में कौन कौन से बात देखने को मिलता है या फिर कौन कौन से प्रावधान देखने को मिलता है जिससे कि नीति निर्देशक तत्व बोलता है कि जन कल्याणकारी या फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में कौन सी बातों या फिर कौन से प्रावधानों का उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के एक एक अनुच्छेद को अब हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अगला आप लोग लिख लीजिएगा अनुच्छेद 36, अनुच्छेद जिसे आर्टिकल कौन सा? 36। आर्टिकल 36 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। क्या लिखा हुआ है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा से क्या मतलब है, आइए इसको समझते हैं। अब देखिए, राज्य की परिभाषा से आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा या फिर संशय या फिर शंका या फिर क्या हो रहा है, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने जब मौलिक अधिकार वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें आपने आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा बताए थे, और अभी आप जब नीति निर्देशक तत्व बता रहे हैं तो उसमें आप आर्टिकल 36 में भी वही बात बता रहे हैं। तो अगर आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप उसमें से कौन सा आंसर देंगे? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि राज्य की परिभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है, अगर आप लोगों को अनुच्छेद 12 भी दिया जाए और अनुच्छेद 36 भी दिया जाए या फिर दो और अन्य कोई ऑप्शन दिया जाए, तो आप लोगों को तो क्लियर पता है अनुच्छेद 12 में भी दिया गया है और अनुच्छेद 36 में भी दिया गया है। तो उस समय आंसर आप किसको दोगे, इसको समझिए। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद राज्य की परिभाषा का वही अर्थ होगा जो कि अनुच्छेद 12 में दिया गया है। क्या लिखा गया है? राज्य की परिभाषा का वही अर्थ होगा जो कि अनुच्छेद 12 में दिया गया है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब इसकी राज्य की परिभाषा का भी वही मतलब होगा जो कि अनुच्छेद 12 में दिया गया है। और अनुच्छेद 12 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो मतलब ये क्या बोलता है कि अनुच्छेद 36 में जो लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा का मतलब वही होगा जो कि अनुच्छेद 12 में दिया गया है। मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा? अनुच्छेद 12 को मारोगे। क्यों मारोगे? क्योंकि 12 में लिखा गया उसी को क्या बोल रहा है, ये वही मतलब है। तो जब अनुच्छेद 36 और 12 आता है तो प्रियोरिटी आप 12 को देंगे, अगर कंबाइन रहता है तो 36 और 12 तो दोनों आएगा। क्लियर है? तो मैंने बोला कि राज्य की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 36 में देखने को मिलता है, और 36 अगर ऑप्शन में दे और 12 दे तो आप राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद प्रश्न पूछे तो अनुच्छेद 12 को आप प्रियोरिटी देंगे। क्लियर है? दूसरा लिखा हुआ है आर्टिकल, अगला आर्टिकल है, अगला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है डीपीएसपी न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। कहने का मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या है? डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। डीपीएसपी न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। क्लियर है? जो डीपीएसपी होता है वो न्यायालय में क्या है? अप्रवर्तनीय है। क्लियर है?
तो डायरेक्ट कभी कभार एग्जाम में देखने को मिलता है कि डीपीएसपी न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 37 में देखने को मिलता है। क्लियर है? अगला आर्टिकल आपका अगला आर्टिकल है 38। अब देखिए आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि सामाजिक न्याय, किससे संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय से संबंधित बातों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है किसमें? अनुच्छेद नंबर 38 में। क्लियर है? अगला 38 के बाद अगला अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 39। अब देखिए आर्टिकल 39 जो है सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारे बातों का उल्लेख देखने को मिलता है। आर्टिकल 39 में कम से कम 5-6 बातें लिखी गई जिसको आप लोगों को एक एक करके बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, उस सभी बातों का आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, जो आर्टिकल 31 है इसमें सबसे पहली बात तो 6 बातों का उल्लेख देखने को मिलता है। पहली बात लिखा हुआ है कि राज्य जो है स्त्री और पुरुषों को आजीविका का समान अवसर देगा। क्या लिखा गया है? राज्य जो है स्त्री तथा पुरुषों को आजीविका का समान अवसर देगा, पहला लिखा हुआ है। दूसरी बात लिखा हुआ है, दूसरी बात क्या लिखा हुआ है? दूसरी बात ये लिखा हुआ है कि राज्य जो है मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। पहला मैंने क्या बताया कि राज्य जो है स्त्री और पुरुषों को आजीविका का समान अवसर देगा। क्लियर है? दूसरा लिखा हुआ है राज्य जो है मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। तीसरी बात इसमें लिखा हुआ है, तीसरी बात क्या लिखा हुआ है? तीसरी बात ये लिखा हुआ है कि राज्य जो है आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि उसका केंद्रीकरण न हो। यानी कि क्या है? तीसरा बात क्या बोलता है? विकेंद्रीकरण से संबंधित बातों का उल्लेख हमको अनुच्छेद 39 के तीसरे पॉइंट में देखने को मिलता है। चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या लिखा हुआ है? चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वह समान कार्य करते हैं तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित जो प्रावधान है वो हमको अनुच्छेद 39 के चौथे पॉइंट में देखने को मिलता है। पांचवा क्या लिखा हुआ है? पांचवा चीज अगर मैं बताऊं आप लोगों को, पांचवा बात लिखा हुआ है कि जो राज्य जो है स्त्री तथा पुरुषों को ऐसे कार्यों को करने के लिए क्या करेगा? प्रतिबंधित करेगा जो कि उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हो या फिर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता हो। जैसे नशीले दवाओं का सेवन करना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उनको जो है क्या उन कार्यों को करने के लिए वो क्या करेगा? मना करेगा। और अगला जो छठवां पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि जो राज्य जो है बच्चों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा, यानी कि बच्चों की जो टीन एज होती है उसका ध्यान रखेगा। ये था जो 39, ठीक है, अनुच्छेद 39। क्लियर है? तो मैंने बताया कि पहला चीज क्या लिखा हुआ है? राज्य जो है स्त्री पुरुषों को आजीविका का समान अवसर उपलब्ध कराएगा। क्लियर है? राज्य जो है स्त्री तथा पुरुषों को क्या करेगा? आजीविका का समान अवसर उपलब्ध कराएगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 39 में। क्लियर है? दूसरा चीज मैं बताया कि राज्य क्या करेगा? राज्य मानवीय प्लस भौतिक संसाधनों का आवंटन राज्य क्या करेगा? जो मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि अधिक से अधिक क्या हो? जन कल्याण हो। अधिक से अधिक क्या हो? जन कल्याण हो। उनसे संबंधित प्रावधान हमको आर्टिकल 39 के दूसरे प्रावधान में देखने को मिलता है। तीसरा, आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि क्या हो? केंद्रीकरण न हो। यानी कि राज्य जो है आर्थिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि क्या हो? केंद्रीकरण न हो। यानी कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की बात कौन करता है? अनुच्छेद 3, यानी कि 39 का जो अनुच्छेद 3 है वो किसकी बात करता है?
मतलब केंद्रीकरण की बात नहीं करता और विकेंद्रीकरण की बात करता है। ये तो था अनुच्छेद 39 का तीसरा प्रावधान। चौथे प्रावधान में क्या लिखा गया है? चौथे प्रावधान में लिखा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है किसमें? अनुच्छेद 39 के चौथे पॉइंट में देखने को मिलता है। पांचवा लिखा हुआ है कि राज्य जो है स्त्री तथा पुरुषों को ऐसे कार्यों को करने के लिए क्या करेगा? मना करेगा जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या हो? हानिकारक हो। तथा छठवें में लिखा गया है कि राज्य जो है उनकी सुकुमार अवस्था का या फिर सुकुमार जो एज होती है उसका ध्यान रखेगा। क्लियर है? तो ये तो था अनुच्छेद 39। अगला अनुच्छेद लिख लीजिए आप लोग। अगला अनुच्छेद क्या है? अगला अनुच्छेद है 40 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है। और अगला जो आर्टिकल मैं बताऊंगा आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है 41, 42 और 43। अनुच्छेद 41, 42 और 43 में क्या लिखा हुआ है इसको आप लोग देख लीजिए। आर्टिकल 41, 42 और 43 क्लियर है? आर्टिकल 41, 42 और 43। आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 41 में? सामाजिक सहायता, शिक्षा और जो लोक सहायता होती है, जो सामाजिक सहायता की बात करता है। किसकी बात करेगा? सामाजिक सहायता से संबंधित प्रावधान किस में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 41 में देखने को मिलता है। और 42 में देखने को मिलता है प्रसूति सहायता अगर आप लोगों को पूछे तो इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद नंबर 42 से है। और किससे है? नीति निदेशक तत्वों से। और 43 में लिखा हुआ है मजदूरी सहायता। अब देखिए अगर इस मजदूरी सहायता की अगर मैं बात करूं तो इसके उप अनुच्छेद है अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 43B। क्लियर है? अनुच्छेद 43A में लिखा हुआ है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। अनुच्छेद 43A क्या लिखा हुआ है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता से संबंधित प्रावधान हमको किस में देखने को मिलता है? अनुच्छेद 43A में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 43B अब ए भी लिखा हुआ है, मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, कहीं ना कहीं पर संविधान संशोधन के माध्यम से इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। ठीक है? और अनुच्छेद 43A में क्या लिखा हुआ है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता और सहकारी समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान अगर आप लोगों से पूछा जाए तो उसका उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? अनुच्छेद 43B में देखने को मिलता है। क्लियर है? ये तो था अनुच्छेद 43 से संबंधित सारी जानकारियां। अगला अनुच्छेद मैं आप लोगों को बता रहा हूं अनुच्छेद 44 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 जिसमें लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता। क्या लिखा हुआ है? समान नागरिक संहिता। सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए कि समान नागरिक संहिता होता क्या है। सबसे पहले इसको समझिए। समान नागरिक संहिता का मतलब ये होता है कि देश में विभिन्न जाति या धर्म के लोग रहें, फिर भी उनके द्वारा किए गए व्यवहारों को नियंत्रण के लिए जब देश में एक ही कानून हो तो उसे कहा जाता है समान नागरिक संहिता। समझ में आ रहा है? देखिए मैंने क्या बोला, समान नागरिक संहिता से तात्पर्य यह है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जाति और धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो व्यवहार होता है उनके नियंत्रण के लिए जब देश में एक ही प्रकार का कानून हो, मतलब सबके लिए समान कानून हो, तो उसे कहा जाता है समान नागरिक संहिता। अब देखिए समान नागरिक संहिता को समझने के लिए एक केस आता है
बागम केस, ठीक है, शाहबानो केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो शाहबानो जो है उसकी उम्र लगभग कितनी वर्ष की रहती है, 68 वर्ष की उम्र लगभग रहती है। और उनके जो हस्बैंड रहते हैं मोहम्मद नाम के रहते हैं, जो मध्य प्रदेश के फेमस वकील भी हैं, वो क्या करते हैं, तलाक दे देते हैं। उस समय उसकी उम्र कितनी रहती है, 68 वर्ष के आसपास रहती है। किसकी, शाहबानो की उम्र 68 वर्ष के आसपास रहती है। और उनकी जो 5 बच्चे रहते हैं, क्लियर है, 68 वर्ष की उम्र के आसपास रहती है शाहबानो की। और उनके पति मोहम्मद ने क्या कर दिया, तलाक दे दिया जब उनकी उम्र 68 वर्ष के आसपास थी। और उस समय उनके बच्चों की संख्या 5 थी। और उसमें जो मुस्लिमों में जो एक नियम है शरीयत करके, जिसमें क्या होता है, जो तलाक के जो है 3 माह तक क्या होता है, उसका जो भरण पोषण देना होता है। अब देखिए, अगर 3 माह में कितना 90 दिन या 100 दिन के आसपास अगर भरण पोषण देंगे तो क्या वो हो पाएगा। 3 महीने में क्या करेगी वो, तो 3 महीने में जो है वो नहीं कर पाएगी। तो ये तो था, इसीलिए उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या करती है, चैलेंज करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि मुस्लिमों को भी तलाक का अधिकार है, और जिसमें वो क्या कर सकती है, जिसमें वो आजीवन जीवन पर्यंत क्या कर सकती है, भरण पोषण का भत्ता पात्र, भरण पोषण से संबंधित जो भत्ता है उसकी पात्रता रख सकती है, क्लियर है। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 45। और आर्टिकल 45 में देखने को मिलता है तो अभी हम लोग कौन सा आर्टिकल में है, अभी हम लोग आर्टिकल 45 में पहुंच चुके हैं। आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है कि निःशुल्क, इसमें क्या लिखा हुआ है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्या लिखा हुआ है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 45 में। और ये 86वां संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया, क्लियर है। तो अनुच्छेद जो मैं बता रहा हूँ, अनुच्छेद 45, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। और इसको जो है कौन से संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। और इसमें एक प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान हमको कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 45 में देखने को मिलता है, क्लियर है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 46। अगला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है एसटी एससी तथा क्या जो समाज के दुर्बल वर्ग होते हैं उनको क्या शिक्षा से संबंधित प्रावधान किसमें देखने को मिलता है, अनुच्छेद नंबर 46 में देखने को मिलता है। एसटी हो गया, एससी तथा समाज के जो दुर्बल होते हैं, समाज के दुर्बल वर्ग, जो समाज के दुर्बल वर्ग होते हैं उनकी शिक्षा से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद नंबर किसमें देखने को मिलता है, 46 में देखने को मिलता है। अगला आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 47, जिसमें पोषण आहार से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। पोषण आहार जिसमें मध्याह्न भोजन आप सभी जानते हैं, वो किन से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 47 से संबंधित है। अगला आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 48। अगला आर्टिकल कौन सा है, अगला आर्टिकल है 48। देखिए, मैं आप लोगों को प्रत्येक अनुच्छेद को एक एक करके एक ही जगह पर लिखा रहा हूं ताकि आप लोगों के पास एक ही जगह पर सारा मटेरियल मिल जाए, क्लियर है। तो अगला आर्टिकल है हमारा कौन सा, अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कृषि एवं पशुपालन। क्या लिखा हुआ है, कृषि एवं पशुपालन। सबसे पहली बात, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रावधान किसमें, कृषि प्लस पशुपालन। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, गौ हत्या क्या है, प्रतिबंध। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है क्योंकि इसमें स्पेशली लिखा हुआ है जो गौ हत्या है उस पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान किसमें देखने को मिलता है, तो हमको आर्टिकल नंबर 48 में देखने को मिलता है। और कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद आप लोगों को पूछे तो नीति निदेशक का तत्व का अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित तथा गौ हत्या से जो प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान हमको किसमें देखने को मिलता है, अनुच्छेद नंबर 48 में देखने को मिलता है, क्लियर है। तो ये तो मैं बताया कि अनुच्छेद नंबर 48, इसी में अनुच्छेद 48 का और एक अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 48A में लिखा हुआ है पर्यावरण की सुरक्षा संवर्धन
तथा उनका रक्षा करना। पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा प्लस संवर्धन, संवर्धन से संबंधित प्रावधान किस में देखने को मिलता है? 48A में देखने को मिलता है। और ये कौन से संविधान? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है। अगला अनुच्छेद है हमारा, अगला अनुच्छेद देख लिए आर्टिकल 49। इसमें लिखा हुआ है ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 49 में देखने को मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य जो है, राज्य में स्थित जो क्या होते हैं, विरासत होते हैं या फिर ऐतिहासिक क्या होते हैं, स्मारक होते हैं, उनका क्या करेगा? संरक्षण करेगा। ये राज्य का क्या होता है? कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है। जो जिसमें लिखा हुआ है कौन? ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है। उसके बाद अगला लिखा हुआ है अनुच्छेद 50, जिसमें लिखा हुआ है क्या? शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों के पृथक्करण मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों में पृथक्करण से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है किसमें? अनुच्छेद नंबर 50 में। और अगला आर्टिकल कौन सा है? अगला आर्टिकल है 51, जिसमें लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति। अब अंतरराष्ट्रीय शांति से तात्पर्य है कि राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते को बढ़ावा देगा तथा अंतरराष्ट्रीय शांति तथा क्या समझौते या सुरक्षा को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। मतलब आपसी समझौते, जो विवाद होते हैं उसको, आपसी जो समस्या होती है उसको समझौते के माध्यम से निपटाने को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 51 में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद नंबर 51 में देखने को मिलता है। तो आप हमने पढ़ा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। कौन से? भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में, जिसमें मैंने सभी को बता दिया इसका उद्देश्य क्या है। लोक कल्याणकारी या फिर जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और इसकी प्रकृति क्या? वाद्य योग्य नहीं होती है, यानी डीपीएसपी को न्यायालय में क्या प्रवर्तनीय नहीं है, या फिर डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। क्लियर है। तो ये तो था साथियों आज डीपीएसपी वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।